बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे जी। और आज फिजिक्स के प्रैक्टिकल सेशन में आप मेरे साथ एक नया प्रैक्टिकल देखोगे और वो प्रैक्टिकल है जी हमारे पास चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन। क्लास 9 में आप लोगों ने 5 चैप्टर पढ़ा था ग्रेविटेशन का, उसमें आप लोगों ने जी की वैल्यू ड्राइव की थी, हमारे पास आई था। और अब हम लोगों ने इस प्रैक्टिकल में जो कि आपके पास एक्सपेरिमेंट नंबर 5.1 है, उसी जी की डेरिवेशन को यूज़ करते हुए, उसका फॉर्मूला यूज़ करते हुए अब हम लोगों ने वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हमें पता है कि 9.8 में ms-2 हमारे पास जो है वो जी की वैल्यू कैलकुलेट होकर आती है, एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है। लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंटली किसी चीज़ को परफॉर्म करते हैं, अपने ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे होते हैं और हम अप्रॉक्सीमेटली रफ वैल्यूज जो है वो निकाल रहे होते हैं एज कम्पेयर टू जो एक्चुअल वैल्यू होती है, तो उसमें से हमारे पास क्या होता है जी, जी की वैल्यू में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। कभी कभी एग्जैक्ट वैल्यू भी आ जाती है, 9.8 आ जाती है, 9.98 आ जाती है, 9.8, 9, 10.1, 10.2। तो इस तरह की रेंजेस में अगर आपकी वैल्यू जाती है तो आपका एक्सपेरिमेंट ऑलमोस्ट ठीक होता है। तो थोड़ी बहुत ही जो हमारे पास वैल्यूज में कंपनसेशन होती है, स्पेशली जब हमने एक्यूरेट वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू को कंपेयर करना होता है, तब हमारे पास जो है वो थोड़ी सी जो है हमारे पास प्रिसेशन आती है। और उससे रिलेटेड क्या होता है कि ये नहीं कि आपका प्रैक्टिकल गलत कंसीडर किया जाएगा, आपका 9.8 ही आंसर आना चाहिए। अगर आपके पास 10 आ रहा है, 10.1, 10.2, 10.8, 10.7, 9.8 आ रहा है, 9.79 आ रहा है, 9.6 आ रहा है, तो वो आपका जो है वो एक्सपेरिमेंट गलत कंसीडर नहीं किया जाता। तो आज आपके पास है जी ग्रेविटेशन का एक्सपेरिमेंट। और ग्रेविटेशन का नाम पढ़ते ही हमें पता चल जाता है कि जी की वैल्यू की बात हो रही है। तो इस एक्सपेरिमेंट नंबर 5.1 में क्या कहता है कि स्टडी करेंगे जी इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑन इट्स टाइम पीरियड एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ जी। कि अब हम लोगों ने ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर सबसे पहले इफेक्ट पढ़ना है लेंथ का, किसके ऊपर जी, सिंपल पेंडुलम के ऊपर और उसके टाइम पीरियड के ऊपर, और फिर हम लोगों ने डिटरमिन करनी है वैल्यू ऑफ जी। पहले इसकी अगर आप थोड़ी सी देखो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, तो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन में हमें क्या कहता है, a simple pendulum consists of a bob of mass m attached to a rigid support by a light inextensible string of the length L. When the bob is displaced a few centimeters from its mean position and then released, it oscillates with the time period t. The relationship between Lt and g is given by t equals to 2 pi under root L over g, L equals to constant cross t square or L proportional to t square. Therefore, the length of the simple pendulum is directly proportional to the square of its time period. For the value of g, squaring and rearranging the above formula, we get, यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको हम लोगों ने अंडर रूट को अगर खत्म करना हो तो हम क्या करेंगे जी, दोनों साइड पे स्केयर लेंगे, टी स्केयर 4 पाई स्केयर एल ओवर जी। तो जी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 4 पाई स्केयर एल ओवर टी स्केयर। तो इस फॉर्मूले को यूज करते हुए अफेक्ट पढ़ेंगे जी, स्टडी करेंगे जी इफेक्ट ऑफ सिंपल पेंडुलम, उसके लेंथ का और नेक्स्ट टाइम पीरियड। और फिर हमारे पास इस फॉर्मूले को यूज करते हुए क्या डिटरमिन होगी जी, वैल्यू ऑफ जी। नेक्स्ट आ जाती है बात ऑपरेटर्स की। इसमें हमारे पास ऑपरेटर्स क्या यूज होगा, मेटालिक पॉप विद द हुक, स्टॉप वॉच, आयरन स्टैड with heavy base, meter rule, cork spirit into half waves, vernier calipers and inextensible string। ये आपके पास नीचे डायग्राम आ जाती है। इस तरह से एक टेबल पे आपने ये सारा पैटर्न सेट करना है, उसके ऊपर जो है वो आपके पास स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग से आपने क्या करना है जी, उस मेटालिक बॉब के हुक में आपने लगाना है। और फिर हमारे पास ऑसिलेशंस को जो है वो काउंट करेंगे हम लोग। ऑसिलेशन, एक कंप्लीट ऑसिलेशन जब वो कंप्लीट करेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगी, उसकी टाइम पर 10 ऑसिलेशन 20 जितनी भी हमें रिक्वायर होंगी वो नोट डाउन कर लेंगे। और फिर हमारे पास जी इसको स्टार्ट करने से पहले हमने डायमीटर और लेंथ वगैरह डिटरमिन करनी होगी, लेंथ की बॉब की, वो हमारे पास डिटरमिन होगी जी वर्नियर कैलिपर के थ्रू। और बाकी जो हमारे पास डिस्टेंस वगैरह कैलकुलेट होने होंगे वो हमारे पास मीटर रूल से कैलकुलेट हो जाएंगे। ये उसने सिंपल पेंडुलम को आपको दिखा दिया, एक रिजिड स्पोर्ट होगी, यहाँ से रिजिड स्पोर्ट्स लेके बॉब तक का डिस्टेंस लेंथ होगा, यहाँ के पास स्ट्रिंग और ये मेटालिक बॉब ऑफ मास m हमारे पास आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है प्रोसीजर कि ये आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म करना कैसे है। प्रोसीजर के स्टेप 1 में क्या कहता है, फाइंड द डायमीटर d ऑफ द बॉब विद द हेल्प ऑफ द वर्नियर कैलिपर एंड कैलकुलेट द रेडियस r ऑफ द बॉब r equals to d over 2। Take in an extensible string and tie its one end with the hook of the bob. Place the other end of the string between the split cork. Clamp the cork in an iron stand. The bob of the pendulum must be only a few centimeter above the ground, यानी कि जमीन से थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। और ऐसी जगह पे आपने पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है जहाँ पे आपके पास कोई रुकावट ना आए। जब आपने बॉब ऑसिलेट करवाना है तो ड्यूरिंग ऑसिलेशन बीच में आपके पास कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए।
Measure the length L1 of the string including the hook. Total length of the pendulum will be L equals to L1 plus R. Draw two mutually perpendicular lines with the help of the chalk on the floor exactly below the hanging bob. Cut off about at 5 cm on either side from the mean position O. Points A and B show the extreme positions for the oscillating bob. Displace the bob from the mean position to the position A and then release it gently. The oscillations of the bob should be along the straight line. तो ये वो क्या कहता है, A की तरफ ला के बॉब को और फिर छोड़ दें और फिर यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो आपके पास एक कंप्लीट ऑसिलेशन बन जाएगा. Start the watch when the bob just passes point O and at the same time starts counting the number of oscillations from 0. Note the time T1 for 20 complete oscillations. रिपीट करेंगे जी यही वाला अपना स्टेप 8 क्या प्रिंट करने के लिए अनदर वैल्यू ऑफ द टाइम T2 एंड फाइंड द मीन टाइम T इक्वल्स टू T1 प्लस T2. कैलकुलेट करेंगे जी अपना मीन टाइम पीरियड फॉर वन ऑसिलेशन और एक ऑसिलेशन के लिए हमारे पास कैसे डिटरमिन होगा T इक्वल्स टू T ओवर 20. अक्सर ऐसे होता है कि यहाँ पे आपको कहा जाता है कि 10 या 15 ऑसिलेशंस के ऊपर काउंट कर लें. तो आपने क्या करना है, इस वैल्यू को चेंज कर देना. 10 कहेंगे तो यहाँ 10 से डिवाइड करोगे, 15 कहेंगे तो 15 से डिवाइड करोगे, 12 से कहोगे कहते हैं अगर आपको कैलकुलेट करने के लिए तो आप 12 से डिवाइड कर दोगे. एक ऐसा प्रैक्टिकल है जिसका ऑपरेटर्स ऑलमोस्ट हर इंस्टीट्यूट में अवेलेबल होता है, तो ये आपको परफॉर्म करना पड़ सकता है. रिपीट द एक्सपेरिमेंट बाय चेंजिंग द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इन द स्टेप्स ऑफ द 10 सेंटीमीटर ईच. तो ये होगी जी हमारे पास प्रोसीजर. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मेंटेनेंस एंड ऑब्जर्वेशन एंड डाटा प्रोसेसिंग. तो इसमें हमने वैल्यूज ये वाली नहीं लेनी जो आपके साथ आगे शेयर करने जा रही है, आप वो वैल्यूज लिखोगे और फिर राइटअप के ऊपर दोबारा बात करेंगे. तो ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन में सबसे पहले आपने लिखना है जी लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर. वो हमारे पास कैलकुलेट होकर आया जी 0.01 सेंटीमीटर. जीरो एरर जीरो था और जीरो करेक्शन भी हमारे पास जीरो आया. और डायमीटर का बॉब ऑफ द बॉब करेक्टेड डायमीटर हमारे पास आएगा 1.97 सेंटीमीटर. हमारे पास तीनों डायमीटर सेम आए. मीन डायमीटर हमारे पास कैलकुलेट होके क्या आ गया जी 1.97 सेंटीमीटर और रेडियस हमारे पास इसका हाफ कैलकुलेट हुआ 0.98 सेंटीमीटर. नेक्स्ट हमारे पास सबसे पहला कॉलम आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. 3 रीडिंग्स आप लोगे. उसके बाद लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इंक्लूडिंग द हुक जो आपके पास होगा L1. टोटल लेंथ ऑफ द पेंडुलम होगी L इक्वल्स टू L1 प्लस R. टाइम लेंगे फॉर 20 ऑसिलेशंस T1 T2 और फिर उसका मीन निकालेंगे और फिर सिंगल ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे. वो क्या होगा T इक्वल्स टू T ओवर 20. फिर क्या लेंगे जी T स्क्वायर और L ओवर T स्क्वायर और फिर हमारे पास क्या कैलकुलेट हो जाएगी G की वैल्यू. सबसे पहले जब हम लोगों ने रीडिंग लेना स्टार्ट की तो हमारे पास L1 आया जी 112.2 सेंटीमीटर. हमारे पास टोटल लेंथ होगी 113.18 सेंटीमीटर यानी कि R हम लोगों ने ऐड कर दिया ये वाली जो वैल्यू पर निकाली थी. T1 आया जी 40.98 हमारे पास सेकंड्स आए. T2 40.35 और इसी तरह से मीन हमारे पास आ गया जी 40.52. टाइम पीरियड निकल के आया 2.026 सिंगल ऑसिलेशन. T स्क्वायर 4.04 और L ओवर T स्क्वायर की वैल्यू और फिर G की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ गई 1096 CMS माइनस 2. ये याद रखना है कि ये आपका CMS माइनस 2 है, MS माइनस 2 नहीं है. वो आगे हम जाके कन्वर्ट करेंगे तो फिर आपके पास जो है वो उसका आंसर MS माइनस 2 में वैल्यू आएगी. तो ये CMS माइनस 2 है सेंटीमीटर पर सेकेंड. सेकेंड रीडिंग ली 112.2 के साथ ही लिया. टोटल लेंथ भी हमारे पास सेम रहेगी लेकिन ऑसिलेशंस में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा और ऑसिलेशंस में डिफरेंस आएगा तो आपका टाइम पीरियड में भी T स्क्वायर और लेवर T स्क्वायर में और G की वैल्यू में भी माइनर से डिफरेंसेस कैलकुलेट होके आएंगे. फिर आपके पास आ जाती है 112.2 ही लिखा. यहाँ पे हमारे पास ये भी सेम रहा, सिर्फ हमारे पास ऑसिलेशन में माइनर का डिफरेंस आया तो हमारे पास जो है वो हम ऑलमोस्ट आंसर सेम ही रहेगा 1081 हमारे पास CMS माइनस 2. लेकिन अगर आपको एग्जामिनर कहता है कि आपने लेंथ चेंज करनी तो 112 की जगह आप कर लें, उसके बाद कर ले जी 102 कर लें, फिर आप 92 कर लें. इस तरह से 10 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस देख के जिस तरह से आपको आसानी हो आपने वैसे कैलकुलेशंस करनी है. नेक्स्ट बात आई थी मीन वैल्यू ऑफ जी कैलकुलेट करनी है तो क्या करेंगे जी इन तीनों को आपने क्या करना है ऐड करना है. ऐड करने के बाद आप डिवाइड किससे करेंगे जी डिवाइड. 3 रीडिंग्स लिया तो आपने 3 रीडिंग से डिवाइड कर दिया तो आपके पास मीन वैल्यू आ गई 1086 CMS माइनस 2. तो आप यहाँ पे देख सकते हो जब आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे आपको रीडिंग आएगी 10.86 MS माइनस 2. तो यानी कि आपका 9.8 की जगह जो है वो वैल्यू थोड़ी सी हमारे पास थोड़ी आगे गई है. इस एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा हमारे पास क्या आया डिफरेंस इसमें से कैलकुलेट हो जाएगा. तो डिफरेंस अगर एग्जामिनर कहेगा तो कैलकुलेट करेंगे वरना हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती. तो ये हमारे पास क्या हो गया जी आपका
ये वाले प्रैक्टिकल की ऑब्जर्वेशंस और डाटा जो है उसका कैलकुलेट हो जाता है। अब बात करते हैं राइटअप की तरफ। लास्ट पॉइंट होता है हमारे पास राइटअप में। हमारे पास जो है सबसे पहले पेन पेज अगर देखो तो ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट नंबर 8 नंबर दिया हुआ है इसको हम लोगों ने, और आपका जो इस नंबर पे भी आपने प्रैक्टिकल लिखा आपने नंबर देना है। उसके बाद स्टेटमेंट मेंशन करनी इसी तरह से नीट एंड क्लीन ऑपरेटर्स लिखोगे और ये प्रोसीजर आपने मेंशन कर देना है। फिर आ जाते हैं पेंसिल पेज की तरफ, उसमें ऑपरेटर्स लिख लो, अगर स्पेस है तो लिख लो फिगर बनाने से पहले, वरना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसकी स्टेटमेंट होनी चाहिए, एक्सपेरिमेंट का नंबर होना चाहिए, उसके बाद ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशंस, और हमारे पास ये कंक्लूजन। इस तरह से यहाँ तक आपका प्रैक्टिकल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आज के लेक्चर में आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 5.1, जिसमें हमने क्या स्टडी करना था जी, अफेक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑन इट्स टाइम पीरियड एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ द जी। चैप्टर 5 का आपका पहला प्रैक्टिकल था। जी की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। वाइवा के लिए आपसे जी की वैल्यू पूछी जा सकती है और आपसे सिंपल पेंडुलम के ऊपर डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तो दो इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस है जो आपने अच्छे तरीके से याद रखनी है। तो मुझे उम्मीद है आज का प्रैक्टिकल आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इन केस कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, नीचे आप कमेंट कर सकते हो। बाकी प्रैक्टिकल्स जिनको अभी तक आपने नहीं देखा तो आप लोगों को उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे प्लेलिस्ट का मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके जो है अपनी 8 to 9 प्रैक्टिकल जितने अभी हमने कवर किए हैं आप उनको देख सकते हो। और लास्ट में जाते हुए जो मेरी आप सबसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।